दोस्तों अमीर कौन नहीं बनना चाहता, हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए जो जो काम करने पड़ेंगे हम वो नहीं करते हैं। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जो अमीर लोगों ने किया है और वो एक्चुअल में अमीर हो गए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप भी अमीर बन सकते हो। नहीं क्विक अमीर नहीं बनोगे, धीरे धीरे बनोगे, यहाँ पर कंसिस्टेंट बनते जाओगे। लेकिन ये है एक चीज़ है कि आप यहाँ पर मतलब एक्सपोनेंशियली आएगा नहीं, धीरे धीरे ही आएगी आपकी अमीरियत। जो भी आएगी ना, आप सोचोगे कि यार फटाफट से आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप फटाफट से अमीर बनने आए हो तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से अमीर बनना चाहते हो तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप कुछ कदम आगे बढ़ जाओगे अमीर बनने की रेस में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि यार मैंने एक्चुअल में क्या किया है, अमीर क्या मैं हुआ हूँ? नहीं दोस्तों, इतना अमीर नहीं हुआ, आई एम मिडिल क्लास पर्सन। लेकिन मेरी जो पहले की स्थिति थी उससे अभी काफी बेटर हुई है, और अभी जो मैं प्लान कर रहा हूं उससे आगे और बेटर हो जाएगी। अभी थोड़ी अच्छी हो चुकी है, तो इस वजह से मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने फॉलो किए, जिसकी वजह से आपको भी हो सकता है कुछ हेल्प मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको अपने लिए गोल डिसाइड करना है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो कितना कमाना है। 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 100 करोड़ या 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़, जो भी अमाउंट आप सोचना चाहते हो, आपकी जो भी बजटिंग होगी, जैसे एक्सपेंसेस मंथली कितने जाते हैं, हेल्थ के एक्सपेंसेस कितने जाते हैं, खुद के यहाँ पर शौक है जो कितने में पूरे होते हैं, सारी चीज़ें हैं। आप गोल डिसाइड कीजिए कि कितने अमाउंट आपको चाहिए। आप तब जाकर के फाइनेंशियली फ्री कहोगे या फिर कहोगे कि मैं अमीर हो चुका हूँ। तो एक गोल डिसाइड कीजिए कि इतने अमाउंट तक मुझे आराम से मतलब फुल कमाना है, फुल कमाते रहना है, ये करना है, वो करना है, सब चीज़ें करते जानी है। तो एक गोल डिसाइड कीजिए, अमाउंट डिसाइड कीजिए। दोस्तों अमाउंट डिसाइड करने पर क्या होगा कि आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि यार 100 करोड़ का गोल है तो हाँ 100 करोड़ कमाने के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, ये सही चीजें करता हूँ। तो आपको माइंड में आइडियाज आएंगे, आपका माइंड अपने आप आपको आइडियाज देगा। लेकिन ये है कि आप गोल डिसाइड कीजिए। गोल डिसाइड नहीं करोगे ना तो आपके माइंड कहाँ से आइडियाज देंगे। मैंने गोल डिसाइड किया है तभी मेरा माइंड आइडियाज देता है कि मैं ये वाला बिजनेस कर लूँ, इस वाले बिजनेस में घुस जाऊँ, या फिर ये कंटेंट क्रिएशन में घुस जाऊँ, या फिर जो भी चीजें हैं मेरे माइंड में आती रहती है, वो मैं तभी आती है कि यार मेरे को पैसा कमाना है, और पैसा कितना कमाना है तभी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल डिसाइड करने के बाद आपको अपनी बजटिंग करनी है। बजटिंग में कैसे कि नीड्स में कितना जाना चाहिए, वांट्स में कितना जाना चाहिए, और अपनी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें कितना जाना चाहिए। तो बेसिक रूल तो यही कहता है कि 50-30-20, 50 नीड्स में, 30 वांट्स में और 20 इन्वेस्टमेंट में। लेकिन आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रखा है, मैं इन्वेस्ट ज़्यादा करता हूँ, वांट्स मीडियम जितनी ज़रूरत होती है उतनी, और नीड्स में जो भी है नीड्स को तो मैं कभी मतलब कम नहीं कर सकता, जितनी ज़रूरत होगी उतना तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना पीना रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरत है तो इसमें तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा अगर वांट से कोई मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं मैं उसको टाल सकता हूँ, लेकिन इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसा कमाना है, गोल जो बना रखा है ना उसको अचीव भी करना है यार, तो इस वजह से इन्वेस्ट ज़्यादा करता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टैंडर्ड थंब रूल है वो तो ये कहता है 50-30-20, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें तो। और बजटिंग करने के बाद भी हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एक चीज़ नहीं करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते हैं कि कितना पैसा हमारा मोबाइल में गया, कितना पैसा हमारा यहाँ पर किसी शौक को पूरा करने में चला गया, कितना बार रेस्टोरेंट से जोमेटो से फूड ऑर्डर करने में चला गया, कितना सब्सक्रिप्शन में चला गया, कितना कहाँ चला गया। हम ट्रैक करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कौन सा बेकार का एक्सपेंसेस है जो हमें बंद कर देना चाहिए। दोस्तों मैंने भी ऐसा किया है, को भी अगर ऐसा करोगे तो गारंटी तो नहीं बोल सकता दोस्तों, लेकिन हेल्प ज़रूर मिलेगी कि आइडिया मिलेगा कि यार यहाँ पैसा तो बेकार जा रहा था, इसको बंद कर देता हूँ, दूसरी जगह लगाता हूँ। तो आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते थे, यहाँ पर मान लेते हैं 500 रुपये का रोज़, और आपकी सैलरी थी यहाँ पर 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, तो आपका कितना 15,000 रुपये तो उसमें ही चला गया अगर रोज़ का भी ऑर्डर कर रहे हो। तो आप एक बजट डिसाइड कीजिए कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से मैं इतना ही ऑर्डर करूँगा, सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना, और साथ ही साथ जो अलग मतलब जिसको मैं कम कर सकता हूँ ना वो एक्सपेंसेस कम कर सकूँ और अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकूँ। और साथ ही साथ मतलब ये है कि आप अपने आज की ज़िंदगी को भी मारना मत, ज़िंदगी को भी जियो, खाना पीना ये सारी चीज़ें, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पे। मतलब यार कि बार बार कर रहे हैं, इतना खाते जा रहे हैं, इतना वो करते जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं,
हैं, इतने आलीशान में जा रहे हैं। नहीं, अगर आपको अमीर बनना है ना तो आपको ये पॉइंट्स तो ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं बनना, आपको आज की ज़िंदगी जीनी है तो अभी जाकर के वीडियो छोड़ के चले जाइए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी हमारे ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है कि यार जब हमारी जॉब चली जाए या फिर हम कहीं पे काम कर रहे हैं वहाँ से निकाल दिया जाए, हम ही छोड़ दें या फिर जॉब स्विच करने का टाइम मिले और वहाँ पर मान लेते हैं कि उसमें टाइम लग गया 6 महीने का, दूसरी जॉब मिली ही नहीं निकालने के बाद भी, तो क्या फ़ायदा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। वैसे स्टैंडर्ड रूल तो ये कहता है कि 3 से 6 महीने का जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस होता है, घर का जो खर्चा चलता है, उसका आप बजटिंग रखिए, मतलब रखिए इमरजेंसी फंड में। इमरजेंसी फंड का जो पैसा है ना वो आप रखिए लिक्विड में, जहां पर आप कभी भी आराम से निकाल सकते हो। कहीं म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, एफडी में, जहां पर लिक्विड में आप आसानी से निकाल सको बिना किसी पेनल्टी के, तो वहां पर जाकर के अपना इमरजेंसी फंड रखिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना वो क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पर हम क्या करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत से लेते ही नहीं है। चाहे सस्ता आ रहा है, स्टार्टिंग में सस्ता आएगा दोस्तों, आपके 25 के आसपास एज है, 30 के आसपास एज है या उससे कम भी है ना, 18-20 की है तो और सस्ता आएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी सेविंग्स है, आपने जो भी सेविंग कर रखी है बैंक में, आपने जो भी पैसा बचा रखा है वो हेल्थ में ना चला जाए। कभी भी कोई भी तबीयत खराब होती है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है, वो आपकी सेविंग्स में से चला जाता है। तो वहीं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लोगे ना तो आपका जो भी खर्चा होगा वो कहाँ से चला जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस वाले देंगे आपको वहाँ से। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए जहाँ पर आपकी सेविंग ना जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है जो मस्ट है मेरे हिसाब से, अगर आप अभी इतना प्रीमियम दे सकते हो, जो आपका टर्म इंश्योरेंस होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो और आपका बजटिंग भी ये कहता है कि सारी चीज़ें देखने के बाद कि आप अभी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, तो आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में एक चीज़ है कि आपको अभी पैसा नहीं मिलेगा, ना ही उसकी मैच्योरिटी पर मिलेगा। अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने 75 से 80 की एज ली और यहाँ पर मैं 70 में ही चला गया, तो मेरी फैमिली को जितने का मैंने टर्म कवर लिया है, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ जितने का भी लिया है ना, उतना पैसा मेरी फैमिली को मिल जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जाने के बाद अगर हम अर्निंग पर्सन हैं तो ही लेना, सबका मत लेना दोस्तों। आप अर्निंग पर्सन हो तभी आपका टर्म इंश्योरेंस लेना। जब अगर अर्निंग पर्सन है वही चला जाएगा फैमिली से, तो घर का जो एक्सपेंसेस है वो सारे कैसे मैनेज होंगे, तो वो ऐसे मैनेज होंगे जहाँ पर आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कहती है प्रीमियम सही देने के। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हम सभी लोग ज़्यादातर रेट रेस में भाग रहे होते हैं, वो क्या चीज़ है, वो है शादी। वो भी शादी कौन सी वाली, आलीशान दिखाने वाली शादी। मेरे पड़ोसी ने इतनी आलीशान शादी करी थी, यार मैं भी इतनी करता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड बना रहेगा। इसने इतनी बढ़िया करी थी, यार मैं भी थोड़ा अच्छा फोटोग्राफर करता हूँ, प्री वेडिंग शूट करवाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। बड़े माना पैसे लेगा, लेकिन ले लेंगे लोन पे, इतने सारे लोन लिए ये भी लोन ले लेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप केवल दिखाने के लिए ही शादी कर रहे हैं ना तो लोन पे मत करिए दोस्तों। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो उस पैसे से ज़रूर आप आलीशान शादी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कि बहुतों के पेरेंट्स हैं, माता पिता है, कभी कभी लड़के की तरफ से भी होता है, कभी कभी ज़्यादातर लड़कियों की तरफ से होता है, जहाँ पर क्या होता है कि डाउरी देनी होती है उन्हें। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि कहीं से किसी मतलब आसपास जो पैसे वाला है उससे पैसे उधार ले लिए, या बैंक से लोन ले लिया, या फिर अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, वहाँ से पैसा ले लिया, वहाँ ऐसे कर करके वो पैसा ले लेते हो। लेकिन वो कैसे अपनी कंडीशन को मतलब बियर करते होंगे, कैसे वो उस पैसे को चुकाते होंगे, बहुत सारी झेलनी पड़ती है। मैंने अपने आसपास काफ़ी देखा है दोस्तों, आपने भी देखा होगा। तो अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपने कितने कितने देखा है, कहाँ कहाँ क्या कंडीशन देखी है, जिससे आपको भी पता चलेगा और हमारे आने वाले व्यूअर को भी पता चलेगा कि यार कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये क्या हमें लोन भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि अगर शो ऑफ करने के लिए या फिर डाउरी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी, आप इसको अवॉइड कीजिए। दोनों लड़का और लड़की दोनों आपस में सहमति करके कि लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों आपस में बात कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार हमें डाउरी नहीं लेनी है, चलो हम ऐसा करते हैं कि नॉर्मल शादी कर देते हैं, जितना स्टैंडर्ड हमारा बनता है, जितना पैसा हमारे पास बनता है, कोई लोन नहीं लेते हैं, आराम से ज़िंदगी जीते हैं। हमारे मतलब जो शादी होगी उन बच्चों को दे देंगे भली से पैसा, अगर ज़्यादा पैसा है तो उनको दे देंगे, उनके काम आएगा, उनके फ्यूचर के लिए काम आएगा। अगर आलीशान करनी है तो करो, लेकिन आपके पास पैसा है बैकअप में तो ज़रूर करो दोस्तों। लोन लेकर के मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं अगर कभी कंडीशन हो जाए तो प्लीज़ अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मजबूरी आ जाए तब की बात अलग होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है, जहां पर अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप वहां जॉब से मान लेते हैं कि 25-30 हज़ार रुपये की इनकम आ रही है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपका उसका खर्चा नहीं चल पाता है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, तो आप क्या करते हो कि साइड बाय साइड बिना
मतलब कंपनी के रूल्स भी आप देखिए कि कंपनी के रूल्स अलो करते हैं या नहीं करते हैं। मैं उसकी चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि साइड में आप इनकम ज़रूर जनरेट कीजिए। चाहे तो आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो या फिर किसी के लिए कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जैसे आपको सही लगता है ना। आप चाहे तो कंटेंट क्रिएशन में घुस सकते हो, नहीं तो कंटेंट क्रिएटर है ना, उनके लिए वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो साइड बाय साइड कर सकते हो। उसमें इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पार्ट टाइम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं जहाँ पर वो मुझे बोलते हैं कि एडिटिंग करवा लो भैया, ये थंबनेल करवा लो, ये सारी चीज़ें करवा लो। तो लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत दिखेगी तो मैं ज़रूर करवाऊंगा दोस्तों। अभी जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं सारी चीज़ें तो एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगा ना। तो ऐसे ही अगर आप कर सकते हो ना, तो अलग अलग यूट्यूबर्स को, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को जो भी है ना, उनको रीच कीजिए। उनमें से हो सकता है कि 100 को आपने रीच किया, उसमें से 2-3 भी कन्वर्ट हो गए तो कितना काफ़ी अच्छा है। तो उनके फिर प्रोजेक्ट बनाइए, उनके प्रोजेक्ट बनाने के बाद अपने पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो बनाया तो आप आगे के जो क्लाइंट्स होंगे उन्हें दिखाइए कि मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, तो आपको आगे पैसा और ज़्यादा मिल पाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप अपनी जॉब से ज़्यादा कमाई यहाँ पे कर लोगे, फिर आपको सोचना है कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन मेरा यही मत है कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए, चाहे कहीं से भी हो, जॉब के थ्रू, इन्वेस्टिंग के थ्रू, या फिर डिविडेंड की इनकम के थ्रू, या फिर किसी भी माध्यम से, मतलब जैसे भी कमाना है ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाओ कमाओ कमाओ। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो दोस्तों आप अमीर बनने की राह में एक कदम आगे बढ़ जाओगे। और धीरे धीरे आपको जैसे पता चलता जाएगा ना, तो आप और ज़्यादा इस चीज़ों को मॉडिफाई करते जाओगे अपने हिसाब से, क्योंकि आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा पता है मेरे मुकाबले में। और दोस्तों फाइनेंस के मामले में हम कभी ना कभी तो फंस ही जाते हैं, जहाँ पर कभी कोई क्राइसिस आता है, हम किसी स्कैम का शिकार हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो उसमें हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, उससे रिलेटेड हमने डेडिकेटेड ये वीडियो बना रखी है, जाकर के देख लीजिए, जहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा कि कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं।